हमारे देश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत दुनिया भर में बेजोड़ है। अगर एक वाक्य में इसे कहा जाए तो कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी जो कि प्रसिद्ध है यहाँ पर पर्यटन स्थलों के लिए, यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए और यहाँ की मत्स्य संपदा के लिए। देश लगातार मत्स्य उत्पादन में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और तमिलनाडु का इसमें बड़ा योगदान है और इसमें अहम भूमिका हो जाती है फिशरमैन यानी कि मछुआरों की। तो आज के कर्तव्य पथ में हम आपको दिखाएंगे उनके इस योगदान को और रहेंगे एक दिन पूरा उनके साथ। इसीलिए हम पहुंचे कोडाचल जो कि केरल से सटा तमिलनाडु का एक गांव है। यहाँ आज भी परंपरागत तरीके से मछली पकड़ी जाती है। इस पूरे सफर में करोल हमारे साथ रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर शुरुआत जो की है वो अपने ईश्वर की पूजा अर्चना के साथ की है, जिससे कि समुद्र की लहरें कई बार बहुत विपरीत दिशा में होती हैं, तो उसमें संतुलन बनाने में इन्हें मदद मिलती है। बाकी सब इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि क्या क्या तैयारी ये करते हैं, क्या इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं जो तमाम परिस्थितियाँ आती हैं उनसे निपटने के लिए। आप जो शुरू कर रहे हैं इस पैसेज से, ये पैसेज जो बाकी का समुद्र का हिस्सा है उससे अलग है, तो फिशिंग के लिए यही पैसेज इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पैसेजेस हम लोग जो फिशिंग करके आता है आके हम लोग जेटी बनाता है, तो जेटी के लिए जो फिशिंग सेल करता है हम लोग, तो ऑक्शन के लिए आता है। जो ये पत्थर सब दोनों कॉर्नर में पत्थर लगाया है, जैसे बोट आराम से अंदर आ जाए और वो एंकर डालें और उधर से जो लेके आया फिश वो सब जाते भी हैं। हाँ, ऐसे जाता है। जो ये लोग लोडिंग अनलोडिंग के लिए सबसे अच्छा फैसिलिटी है। ये जो दोनों तरफ पे जो पत्थर लगाए हुए हैं, इनका क्या काम होता है और क्या इनको कहते हैं? हम लोग तमिल में तूंडिल वलेव बोलता है। तूंडिल वलेव मतलब ये जो बड़ा वाला वेव्स है जो समुद्र आ रहा है, इन लोग उसका प्रेशर को थोड़ा कम करके देता है, जब भी ये बोट सब आराम से आ जाने के लिए हम लोग तूंडिल वलेव बोलते हैं। मतलब शुरुआत जब करते हैं तो उसमें वेव्स पर कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो हम लोग इधर जो अगला फिश सेलिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, ऑफलोडिंग के लिए या आइस डालने के लिए, ये सब जब सी आराम से हो जाएगा तो हम लोग सब काम आराम से कर सकते हैं। नहीं तो आप इंतज़ार करते हैं? इंतज़ार करना, शांत होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये फैसिलिटी नहीं तो हम लोग इधर से बोट शुरू और अनलोडिंग ऑफलोडिंग कुछ नहीं कर सकता। तो कितना दूर तक है ये कितना किलोमीटर तक इसको बनाया जाता है? ये अराउंड एक साइड 800 और 900 मीटर आ जाएगा। बाद में उसके बाद तो खाली समुद्र है, बाद में क्या करते हैं? बाद में जो वेदर के हिसाब से हम लोग स्पीड कंट्रोल करके जाता है। जो हम लोग जीपीएस लोकेशन मालूम है किधर फिशिंग करने का, उसके हिसाब से हम लोग वो लोकेशन में जाके जो हम लोग इक्विपमेंट्स क्या क्या लेके जाते हैं, हम लोग नेट्स लेके जाता है या हुक्स लेके जाता है। वो फिशिंग का अलग अलग टाइप का फिश के हिसाब से हम लोग वो नेट्स डाल के वो कितना टाइम ज़रूरत है उतना टाइम हम लोग वेट करके नेट्स निकल के हम लोग ज़रूरत हो गया तो हम लोग फिर वापस आ जाता है कम से कम। अब ये बताइए आपके दिन की शुरुआत कैसे? दिन की शुरुआत हम लोग 4:30 बजे उठते हैं, फिर उधर का सुबह का खाना उधर से पैक करके फिर उधर का सब प्रेयर करके, और आज हम लोग काम के लिए जा रहा तो पहला दिन हम लोग सारा टूल्स रेडी करता है और लाइफ बॉयज और नेट्स क्लीनिंग और जितना हुक्स चाहिए उसका सब रेडी करके 4:30-5 बजे तक हम लोग पूरा बोट को क्लीन करके सफाई करके फिर उधर से निकल जाते हैं। आपकी टूल किट में क्या क्या होता है और ये भी बताइए कि उसका इस्तेमाल क्या होता है, क्यों ज़रूरी है? टूल किट्स बेसिकली हम लोग फिशरमैन है, हम लोग सबको स्विमिंग आता है, 100% स्विमिंग मालूम होना चाहिए। और सेफ्टी के लिए हम लोग लाइफ बॉय लेके जाता है, कुछ लोग लाइफ जैकेट लेके जाता है।
ये लाइफ बॉय है, इसको पानी में ऐसे डाल के ये 100% फ्लोटिंग होगा। जब ये फ्लोटिंग होगा अगर इमरजेंसी में ये बीच में आदमी कूद के इसका सपोर्ट से फ्लोटिंग हो जाएगा। अगर अपना बोट को कुछ हो जाएगा तो ये 100% इसका वैलिडिटी ज़्यादा है। यू कैन आप इवन फॉर 3-4 days 5 days यू कैन इसमें फ्लोट कर सकता है। लेकिन लाइफ जैकेट के लिए एक वैलिडिटी है, उसमें 24 आवर्स और 48 आवर्स अब पानी में भी सकता और उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है, अब डूब जाएगा। और टूल्स बोलने से अब GPS लेके जाता है, इससे आप लोग फिशिंग का लोकेशन सेव करके उसका सबसे जाता है। अगर एक दिन हम लोग 200-300 छोटा वाला वल्लम जाता है, वो लोग इन्फॉर्मेशन देता है जो वायरलेस में किधर फिश मिल रहा है, वो उसके हिसाब से वो लोग लोकेशन उसका लोकेशन शेयर करेगा। हम लोग ये लोकेशन डाल के उधर जाके हम लोग फिशिंग करेगा। ये एक टूल है, ये हर वल्लम में सबके पास ये वायरलेस होगा। वल्लम मतलब छोटी वल्लम, ये छोटी बोट जो हम लोग इधर बैठा है, ये इससे सब लोग कांटेक्ट करता है, उसका इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। और सेफ्टी के लिए भी जो लोकेशन में क्या फिश मिल रहा है और किधर आने का सभी बोट लोकेशन सबको मालूम है। 34-24 ऐसे कुछ लोकेशन बोलता है, उसके हिसाब से ये सिग्नल मिलता है, वो लोग बात करके किधर जाने का जाएगा। इससे जो सी का मोशन है और सी का जो मिजाज है, समुद्र का जो मिजाज है, वो भी इससे पता लगता है। इधर से हम लोग फिशरमैन का कम्युनिटी जो एडी ऑफिस है, एडी ऑफिस से वो लोग कॉल करके बताएगा अदर वेदर कंडीशन इज बैड, अच्छा नहीं है, तो इधर से भी इंफॉर्मेशन पास हो जाएगा। अगर एक आदमी का इंफॉर्मेशन मिला तो उसका लोकेशन भी कौन इसका GPS है, वो लोग इंफॉर्मेशन ऐसे पास हो जाता है। और जब ये नहीं था तब आप कैसे कनेक्ट करते? जब ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, ये नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नहीं तो ये टेलीफोन है अभी, इसका पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं तो बहुत मुश्किल था, तो तब दुर्घटना ज़्यादा? हाँ, दुर्घटना ज़्यादा होती है। ये डिजिटल इंडिया का फ़ायदा आपको मिल रहा है? हाँ, डिजिटल इंडिया का फ़ायदा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनका भी मानना है कि डिजिटल इंडिया का फ़ायदा इनको पूरा मिल रहा है, चाहे वायरलेस हो चाहे GPS हो। अब इन्हें लोकेशन भी मिल जाती है जहाँ पर मछली की मात्रा ज़्यादा है, इनको पता लग जाता है अपने साथियों से। इसके अलावा अगर मौसम, क्योंकि मौसम का यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि कब ख़राब हो जाए, तो मौसम की भी पल पल की जानकारी इन्हें इससे मिलती है। तो समुद्र में होने वाली दुर्घटनाएं, क्योंकि बड़ा अनिश्चितता का यहाँ पर माहौल रहता है। अभी समुद्र शांत दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर आगे आप जाएंगे, थोड़ी सी दूर आप आगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं। तो उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं यहाँ पर होती थी उस पर काफ़ी लगाम लगाने में इससे मदद मिली है। और भी पूछते हैं और क्या क्या तैयारी ये करते हैं और क्या क्या टूल किट इनके पास है। इसके अलावा क्या क्या आपके पास होता है? इसके अलावा हम लोग एको साउंडर है जो बोलता है उसका समुद्र का डीप देखने के लिए, और जो हम लोग नेट डालता है वो उसका डीप देख के डालता है। और अब हम इनके साथ थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो मछली पकड़ने का काम जो हमने देखा है, पढ़ा है, वो हकीकत में होता है। इस इलाके में मछुआरे 3 तरह की बोट का इस्तेमाल करते हैं। छोटी बोट जो कि 5 से 7 घंटे तक समुद्र में रह सकती है, मीडियम बोट जिसमें कई दिनों तक रहा जा सकता है, और बड़ी बोट जो महीनों तक खुले समुद्र में रहती है। हम वल्लम यानी कि मीडियम बोट में ही निकल चले करोल और उनके साथियों के साथ। पर जैसे ही आगे बढ़े, समुद्र की व्यापकता और जोखिम का एहसास होने लगा। और अब हम जाएंगे समुद्र के थोड़ा सा अंदर, क्योंकि मछलियाँ जो हैं वो अंदर ही मिलती हैं, और समुद्र की जो उठती और गिरती लहरें हैं, जिन्हें हम वेव्स भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं जब इन्हें दूर से देखा जाता है। कवि इन पर कविता लिखते हैं और शायरों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी कल्पना का माध्यम होती है। लेकिन जब हकीकत में इन वेव्स के अंदर से हम गुजर रहे हैं, तब जान सकते हैं कि कितना जोखिम भी इसमें होता है। लहरें हैं ये काफ़ी, हम देख रहे हैं कि बोट को ऊपर भी उठा रही हैं, कभी नीचे जा रही है बोट। ये किस वजह से होता है?
ये तो कुछ भी नहीं है, ये शांत है। अगर ऊंची होता तो कम से कम 3 मीटर 4 मीटर तक ऊंची आता है, ये सब लग रहा है। ये तो सब कितना खतरा है इसमें रहता है? खतरा, बहुत खतरा है। ये हवा, वेदर कंडीशन हिसाब से हवा ज़्यादा आएगा तो बहुत खतरा है, डेंजरस है। इसलिए हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन सब लेके जाते हैं, सेफ्टी बॉय सब लेके जाता है। ये बहुत डेंजर है। अगर ज़्यादा हवा होता तो हम लोग काम के लिए नहीं जाता है, हम लोग इधर ही रुक जाता है। स्पीड किस तरह से मेंटेन करनी होती है आपको बोट की? क्योंकि हम देख रहे हैं कभी आप तेज़ कर रहे हैं, कहीं पर आप स्लो कर रहे हैं। ये वल्लम है, वल्लम में डबल इंजन डाल के जाता है। अगर एक इंजन चला तो कम से कम 15-18 किलोमीटर स्पीड में जाता है। अगर डबल इंजन डालेगा तो 20-22 किलोमीटर स्पीड में जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि कभी ऐसा होता है वो कि दोनों ही इंजन बंद हो जाते हो, कभी ऐसा भी लगता है? ऐसे कभी नहीं होता, इसलिए हम लोग डबल इंजन लेके जाता है। अगर एक फॉल्ट हो जाए तो एक से करवाता है, अगर दोनों खराब हो जाए तो हम लोग ये चीज़ ला के जाता है। और यहाँ पर कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी या कई बार गया है। हम लोग OKPL बोल के एक स्टॉर्म आया था, जब से अपना एरिया पे, कोलाचल एरिया पे 15-20 आदमी तक मर गया था। वैसे उसके बाद अभी जो इन्फॉर्मेशन वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स थोड़ा जल्दी आ जाता है। अगर ज़्यादा वेदर है तो हम लोग काम के लिए नहीं जाता है, वो गवर्नमेंट का तरफ से स्ट्रिक्ट आर्डर सब आया है। वो OKPL का बाद अभी तो स्ट्रिक्ट एक्शंस हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पास आ जाता है। अगर ज़्यादा हवा हो तो हम लोग नहीं जा सकता, वो लोग नहीं छोड़ेगा काम के लिए। और तूफान की आपने बात की है, सुनामी में यहाँ पे बड़ा हाँ, सुनामी बहुत नुकसान हुआ था। जब कन्याकुमारी से हम लोग तुतुर तक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था ये सुनामी का वजह से। हम लोग ये कोलाचल में कुछ 300 आदमी मर गया था, ये कोलाचल जगह पे। वो बहुत दुर्घटना था, वो 15 साल से ऊपर हो गया। तो उसके बाद से क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं, क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, क्या किया गया है? नहीं, वो सुनामी वो अर्थक्वेक है, वो कहीं अर्थक्वेक आया उसके हिसाब से ये आया था। सुनामी का चांस अभी नहीं है, लेकिन ये विंड वेदर का ही हम लोग खतरना है। वो अभी सब प्रिकॉशनरी हम लोग सेफ्टी लेके जाता है, और गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। वही डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या यहाँ पे हो रहा है? या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोग गवर्नमेंट है इधर हार्बर के अंदर AD ऑफिस सब है। वो लोग ये वेदर फोरकास्टिंग पहले से इंफॉर्मेशन दे देता है, इसलिए दुर्घटना के चांस ही नहीं है अभी। फिशरमैन के लिए ये जो सब्सिडी एक चल रहा है, केरोसिन वाला, मीन्स अपना छोटा वाला बोट है, ये वल्लम बोलता है। ये वल्लम के लिए बार केरोसिन है 100 रुपये पर लीटर, लेकिन ये फिशरमैन के लिए वो लोग 30 रुपये में देता है। ये एक सब्सिडी है। सडन इमरजेंसी वेदर कुछ आके मर गया तो गवर्नमेंट की तरफ से ये दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, डेथ इंश्योरेंस। खतरा हम लोग ये वल्लम के लिए, ये बाहर से ये शिप रात में जो काम करने के टाइम सडनली ये शिप आके मारता है, वो एक बड़ा खतरा है। वो लोग लाइट बंद करके आ जाता है जब हम लोग सोने का टाइम, वो शिप मारता है, वो एक बड़ा खतरा है। और जब हम लोग ये नेट डालता है फिशिंग के लिए, तभी ये बड़ा वाला बोट्स जो क्रॉस करके जाता है वो सब खींच के फाड़ के जाता है, वो सब खतरा है। और एक वेदर का डेंजरस है, और कुछ डेंजर नहीं। आप रात को जब जाते हैं तो वहाँ पर सो भी जाते हैं? 2-3 घंटा नेट डाल के, और जब मछली पकड़ने का सबसे वेट करके हम लोग सो के खा के थोड़ा आराम करता है। तो आपका ये जो वल्लम है, इसको खड़ा करने के लिए, बोट को वहाँ पर स्टेबल होने के लिए क्या आपने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं? कैसे बोट स्टेबल कैसे रहती है कि आप सोच? स्टेबल के लिए हम लोग एंकर और रोप से इधर से डालता है। जब एंकर वो मिट्टी में जाकर पकड़ता है तभी वो स्टेबल हो जाता है। कैसे पता लगता है कि यहाँ की मिट्टी एंकर डालने लायक है, स्टेबल करने लायक है? उसके लिए ये एको साउंडर है, हम लोग एको साउंडर से चेक करता है इधर अंदर पत्थर है या मिट्टी है, जो क्ले है, उसका सबसे हम लोग चेक करके डालते हैं।
तमिलनाडु के तटीय इलाके वाइल्ड सी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ लहरें काफी वॉलेटाइल होती हैं। वल्लम में हम ज्यादा देर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि हमारे साथी फिशरमैन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो हमें हिम्मत बंधा रहे थे, लेकिन हम अभ्यस्त न होने की वजह से वापस निकल आए बड़ी बोट के लिए। लेकिन मछुआरे जान हथेली पर रखकर किस तरह से काम करते हैं, ये एहसास हमें हो चुका था। हम करीब 2 घंटों बाद ही फिशिंग हार्बर वापस आ गए। यहाँ बड़ी बोट जो कि 20 दिन में वापस आई थी, उसे एक बार फिर से तैयार किया जा रहा था समुद्र में उतारने के लिए। और अब हम आ चुके हैं कलाचल फिशिंग हार्बर पर। यहाँ पर सुबह 4 बजे से पहले ही इस तरह की हलचल शुरू हो जाती है। जो मछुआरे रात को मछली पकड़कर यहाँ पर लेकर आते हैं, उसकी ऑक्शन यहाँ पर होती है, क्योंकि इस हार्बर के पीछे ये पूरे मछुआरों का इलाका है, जहाँ के परिवार के सदस्य इस पूरे मत्स्य व्यवसाय में या मछली के व्यवसाय में लगे हुए हैं। और अगर हम समुद्र के इस हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर इस तरह की जो बोट्स हैं वो आपको हर वक्त दिखाई देंगी। ये वो बोट्स हैं जो रात को आई हैं। हालांकि ये जो बड़ी बोट्स हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये अंदर जाकर समुद्र के अंदर हफ्तों ये मछुआरे जाते हैं, वहाँ से बड़ी संख्या में इस तरह की मत्स्य संपदा को ये लेकर आते हैं। अब हम बात करेंगे पीयूष दास से, जो इस बोट को लेकर आए हैं और इसमें बड़ी मत्स्य संपदा इनके पास है। जब आप वापस लेकर आते हैं तो किस तरह का प्रोसेस होता है, क्या करते हैं? वो मच्छी उड़ने के बाद जाली में वो हम लोग अलग अलग करते हैं। अलग अलग करके वो हम लोग सरंग है हमारा, वो बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो। मच्छी अलग कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं? हमने देखा इसमें बहुत सारी बर्फ भी पड़ती है। हाँ, वो देखा है ना, बॉक्स में देखा है ना, ऐसा ही अलग करता है। वो पकड़ के अलग अलग करके बॉक्स में डालता है, आइस डालता है स्टोर में। फिर बाद में हार्बर में आने के बाद ऑक्शन हो जाता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं ये जो बड़ी बोट है, इसका ड्राइवर कैब किस तरह से होता है। और इस तरह का ये स्टीयरिंग होता है। इस स्टीयरिंग से इसको आगे बढ़ाया जाता है, और कोई भी अगर मोड़ लेना होता है, कोई भी दिशा अगर बदलनी होती है, तो इसी के ज़रिए इसको बदला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये GPS भी लगा हुआ है, जो कि हमेशा यहाँ पर दिशा को भी बताता रहता है, और इसमें ये भी बताता है कि किस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, कौन सी स्थिति इनके लिए अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है। इक्विपमेंट यहाँ पर लगा हुआ है जिसे बताते हैं कि समुद्र की जो गहराई है वो कितनी है। अभी ये 4.13 मीटर गहरा समुद्र दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ से सफ़र की शुरुआत नहीं की है। क्योंकि हम बता रहे हैं ये एक बड़ी बोट है। ये कई बार हफ्तों महीनों जो है समुद्र के अंदर रहती है। इसमें बड़ी संख्या में मछुआरे जाते हैं, और यहाँ पर स्टोरिंग फैसिलिटी भी होती है, और ये वेट करते हैं वहाँ पर। अगर किसी जगह पर ये गए हैं और वहाँ पर मछली नहीं मिली है तो ये रुककर इंतज़ार करते हैं, या फिर जब इन्हें सिग्नल मिलता है तो अगले फिश पॉइंट पर चले जाते हैं और मछली को स्टोर कर लाते हैं। तो खाने पीने की सामग्री, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, अचानक अगर कोई स्थिति आ जाती है या अचानक जो है किसी तरह की ज़रूरत इन्हें पड़ती है, उसके सभी सामान इनके पास मौजूद होते हैं। ये यहाँ पर बॉक्सेस हैं जहाँ पर इनके टूल किट्स लगे हुए हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था ये कर चलते हैं। और इस तरह से देखिए, ये जो रात को जब सोएंगे तो बिस्तर भी इनका इसी के अंदर होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो ड्राइवर कैब होती है, ये छोटा मोटा इनका चलता फिरता घर होता है। यहीं पर ये लंच भी करते हैं, यहीं पर ये सो भी जाते हैं। समुद्र में हर हिस्से में मछलियां नहीं मिलती, अंदर जाना पड़ता है, और अलग अलग फिश पॉइंट्स होते हैं। जिनकी अनुमति होती है उन्हीं फिश पॉइंट्स पर मछुआरे जाते हैं, और जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पर उन्हें मछली मिल ही जाए। कभी कभी लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता है, जैसे कि आज काफी समय से लहरों के बीच होने के बावजूद कुछ खास नहीं मिला, और हमारे फिशरमैन अब कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। समंदर का अपना एक मिजाज होता है।
समंदर अपने हिसाब से बहता है, लेकिन हवा के झोंकों के साथ इसका एक विशेष तालमेल होता है। हवा के झोंके इसकी लहरों की दिशा और दशा ही तय करते हैं, और जिसे बखूबी जानते हैं समंदर के सिकंदर यानी कि ये मछुआरे। इस वक्त हम अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। सबसे गहरा ये बताया जाता है, यहाँ पर मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अच्छी किस्म की मछली यहाँ पर होती है और सबसे ज़्यादा किस्मों की मछली यहाँ पर पाई जाती है। और इसकी वजह है यहाँ पर जो नीचे रॉक्स हैं उनमें ब्रीडिंग स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मछली उत्पादन बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का होता है। गहरे समुद्र में एक सीमा के बाद सीमा से लगते राज्यों के मछुआरे भी कभी मिल जाते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। हमने भी उनसे बातचीत कर ली। डीप सी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं? तो बारिश के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो तो ये रब सीजन में ये जून जुलाई थोड़ा डिफिकल्ट है उधर जाने के लिए, लेकिन ये बोर्ड में थोड़ा अपन को क्या फुल फैसिलिटी दिया अपन को, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। इसमें एकदम पक्का से बनाए लोग। कितना टाइम लग जाता है डीप सी में आपको? कितने कितने दिन तक रहते हैं आप? कैसे भी हम लोग अभी इधर से अभी दूर जाने कैसे भी 1.5 दिन लगेगा अपना लोकेशन में जाने के लिए। ये बड़ा मछली अपना टूना किंगफिश भी ये थोड़ा मिलने के लिए अब थोड़ा एकदम दूर जाना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट टाइम है उतना दूर जा रहे, लेकिन और भगवान कर गिटे क्या मिलेगा करके। पहला इतना नहीं था, अभी मोदी जी सरकार अभी अपन को बहुत हेल्प किया। तो और भी क्या अपन को अभी कैसा भी इतना लाख अपन को कमाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो अपना देखे तो एकदम हेल्प किया हो। सरकार को धन्यवाद बोले, एकदम सही किया हो। मेरा परिवार पूरा यही एरिया में है। जो भी समुद्र में कोई सीज़न में पूरा सीज़न में हम लोग जाने के लिए भी जानना पड़ता है, क्योंकि एक दिन नहीं जाता तो प्रॉब्लम होते हैं। मेरे को लगता है मोदी जी और सब लोग मिलके हम लोग के लिए भी जो था याद रखते अभी मालूम पड़ता है। पहले सेंट्रल में फिशरीज डिपार्टमेंट नहीं था, मोदी जी आने के बाद डिपार्टमेंट शुरू हो गया। वो लोग भी थोड़ा संजारते, हम लोग अपने लोगों को मिलने के लिए आते हैं, बार बार पूछते हैं कैसे अपनों के लिए अपना वो क्या बोलते हैं अपनी भी सोसाइटी में ये लोग आते, पहले बार आके पूछते, तो हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि सेंट्रल भी हम लोग को देखते हैं हम लोग कैसा रहते हैं, कैसा काम करते हैं, कैसा जीते हैं। वो बहुत खुशी की बात है। अभी फ्रेश लेके आता है, हम लोग फ्रेश पैसा मिल जाएगा, वो भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बोलता है। सब ट्रेनिंग दिया, ये खाली वेसल नहीं दिया, वो सब सेंट्रल में ले जाके क्या कैसा मछली प्रोसेस करने के, कैसे संभालने के, कैसे सेफ्टी से काम करने के, क्या क्या करने के, फर्स्ट एड क्या करने के, वो पहले ऐसी पूरी ट्रेनिंग करके दिखा के पढ़ा के हम लोग को ये वेसल दे दिया। इसलिए हम लोग थोड़ा कल अंदाज से नहीं जाते हैं, थोड़ा स्टडी करके जाते हैं, वो हिसाब से हम लोग वापस आएगा, हम लोग कमाएगा। हम लोग भी अभी पढ़ते हैं, पहले हम लोग को हिंदी मालूम नहीं था। हम लोग बच्चे लोग को आप लोग नहीं, हम बेटा तुम अच्छे पढ़ो, पढ़ाने की कोशिश करें तो भी कितना हाथ में है वो पैसा है, वो हिसाब से हम लोग को पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग को विश्वास है, हम लोग को बच्चे लोग भी अच्छा पढ़ाने के लिए ये भगवान के कृपा से ये शिव बहुत हेल्प होएगा। वैश्विक मछली उत्पादन में देश का 8% का योगदान है, जबकि एक्वाकल्चर उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अपनी पारिवारिक परंपरा और देश के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए जोखिम और अनिश्चितता के बावजूद ये जलपुत्र यानी मछुआरे लगातार चुनौती स्वीकार करते हैं, समंदर की चढ़ती उफनती लहरों की। न केवल इससे इनका घर परिवार चल रहा है, बल्कि इनका कहना है कि देश की जीडीपी में जब ये सुनते हैं कि मत्स्य पालन का योगदान लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इनका सीना गर्व से फूल जाता है, आत्मविश्वास से ये भर जाते हैं। ये हौसला, ये जज्बा यूं ही कायम रहे। इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कन्याकुमारी का विश्व प्रसिद्ध सनसेट। जी हाँ, सूर्यास्त यहाँ का बहुत खूबसूरत होता है, तो आप भी हमारे साथ लीजिए सूर्यास्त के नज़ारे। और इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।